हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीडीपी करेंगे और सीडीपी का हम लोग का ये सेकंड पार्ट है। अभी तक फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं आप देखे हैं तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सीडीपी के लिए ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पीडीएफ को पीवाईक्यू के आधार पे तैयार किया गया है और आपका जो भी एग्ज़ाम अभी लेटेस्ट चल रहा है उसी के आधार पे इसे बनाया गया है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत उपयोगी होगा और आपको एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा फुल देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, इस वीडियो में टोटल अभी तक हो सकता है 18 से 20 क्वेश्चन हो और एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि शैशव अवस्था में विकास की गति कैसी होती है। ऑप्शन दिया हुआ है कि बहुत धीमी होती है, ऑप्शन बी है कि अत्यधिक तीव्र होती है, ऑप्शन सी है कि मध्यम होती है, ऑप्शन डी है कि स्थिर होती है। तो शैशव अवस्था की अगर बात करें तो ये अवस्था होती है जन्म से लेके जन्म से लेके 2 वर्ष तक। शैशवावस्था जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में विकास की गति बहुत अत्यधिक तीव्र होती है, अत्यधिक तीव्र होती है। इसमें शारीरिक और शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अधिक तीव्र होती है। शारीरिक विकास की अगर बात करें तो बच्चे का अंग का विकास होता है, उसकी लंबाई बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है इत्यादि, उसमें परिवर्तन होता है। मानसिक विकास है, उसका मस्तिष्क का विकास होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए कह रहा है कि विकास की गति धीमी होती है क्या, तो ये ऑप्शन ए आपका गलत है। विकास की गति धीमी नहीं होती है। इस अवस्था में विकास की गति सबसे तेज होती है। ठीक, ऑप्शन सी दिया हुआ है कि मध्यम होती है विकास की गति। तो विकास की गति मध्यम न होकर असाधारण होती है। असाधारण विकास की गति असाधारण होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन डी दिया हुआ है कि स्थिर होती है शैशव अवस्था में। तो शैशव अवस्था में स्थिर नहीं होती, विकास की गति पूरी तरह से स्थिर नहीं होती है और इस अवस्था में यह अत्यंत प्रगतिशील होता है। यानी क्या होता है, प्रगतिशील होता है और असाधारण होता है, असाधारण। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विकास के सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत का अर्थ है कि बालक पहले, ऑप्शन दिया हुआ है ए कि कठिन कार्य सीखता है, बालक क्या है पहले कठिन कार्य सीखता है फिर आसान काम। ऑप्शन बी दिया हुआ है कि सामान्य क्रियाएं करता है उसके बाद विशेष क्रियाएं। ऑप्शन सी है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल पहले सीखता है। ऑप्शन डी है आमूर्त चिंतन पहले करता है। तो विकास के सामान्य से विशिष्ट की अगर बात करें तो बच्चा पहले कोई भी काम साधारण काम करता है, उसके बाद वो कठिन काम करता है। साधारण काम कहने का मतलब है कि कोई बच्चा अगर किसी वस्तु को अगर पकड़ रहा है तो वो एक तरह से पूरी हाथों से पकड़ता है। जब उसके अंग का, उसके उंगली का अगर विकास अच्छे से हो जाता है तो उसी वस्तु को वो बच्चा उंगलियों से भी पकड़ सकता है। तो उंगलियों से पकड़ना किस प्रकार का है, तो विशिष्ट काम है, और जबकि पूरे हाथों से पकड़ना वो सामान्य काम है। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सामान्य क्रियाएं करता है उसके बाद विशेष
क्रियाएं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि कठिन कार्य सीखता है फिर आसान काम। नहीं, ये इसका उल्टा होगा, पहले आसान काम करता है, आसान काम करता है, उसके बाद तब कठिन काम करता है, कठिन कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। ऑप्शन डी है कि अमूर्त चिंतन पहले करता है। तो बच्चा क्या है कि अमूर्त चिंतन पहले करता है, तो ये आपका गलत है। पहले बच्चा मूर्त चिंतन करता है, उसके बाद अमूर्त चिंतन करता है। कहने का मतलब है कि बच्चा पहले कोई भी चीज़ देख के याद करता है या उसके बारे में सोचता है, लेकिन बच्चा अमूर्त में क्या होता है कि बच्चा कल्पना करके वो सोचता है, उसके बारे में कल्पना करता है। तो इसीलिए ये राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल पहले सीखता है। तो बच्चा पहले सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल पहले नहीं सीखता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 3 है कि निम्नलिखित में से किसे मापा जा सकता है। वैसा चीज आप बताइए जिसे इस ऑप्शन में हम माप सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है विकास को, ऑप्शन बी है अभिवृद्धि को जिसे ग्रोथ कहते हैं, ऑप्शन सी है संवेग को, ऑप्शन डी है बुद्धि की परिपक्वता को। तो किसे माप सकते हैं, तो राइट आंसर है अभिवृद्धि को माप सकते हैं, इसलिए यह मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक विकास होता है जिसे हम लोग माप सकते हैं। अगर बात करें अभिवृद्धि, तो इसका संबंध शरीर के अंगों का आकार। अभिवृद्धि की बात करें तो शरीर में जो विकास होता है, शरीर का अंग का विकास होता है, उसके बाद शरीर के आकार में परिवर्तन होता है, उसके बाद भार में होता है, लंबाई में होता है और चौड़ाई में होता है। तो इसलिए इस सब को हम लोग माप सकते हैं, इसलिए यह मात्रात्मक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन ए कहता है कि विकास को माप सकते हैं। नहीं, विकास को मापा नहीं जा सकता, विकास एक गुणात्मक होता है, गुणात्मक, इसे हम लोग माप नहीं सकते। संवेग को भी मापा नहीं जा सकता। संवेग का मतलब होता है, इसमें क्रोध होता है, क्या क्रोध को माप सकते हैं, भय को माप सकते हैं, प्रेम को हम माप सकते हैं, तो ये संवेग है। बुद्धि की परिपक्वता, तो बुद्धि एक आंतरिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है। बुद्धि क्या है, आंतरिक है और स्वाभाविक प्रक्रिया। आंतरिक मतलब अंदर की, और ये स्वभाव की प्रक्रिया है। इसके वृद्धि के स्तर को हम लोग बुद्धि परीक्षण से मापते हैं, यानी आईक्यू टेस्ट से मापते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो ऑप्शन ए है बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना, ऑप्शन बी है विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन, ऑप्शन सी है वातावरण के बालकों पर प्रभाव का अध्ययन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। कहने का मतलब बालकों का जो व्यवहार है, बालकों का व्यवहार किस अवस्था में कैसे चेंज हो रहा है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ऑप्शन बी है कि विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन करते हैं। विकास जिस भी अवस्था में बालक जाता है, उसके प्रत्येक चरण का हम लोग अच्छे से बारीकी से अध्ययन करते हैं। वातावरण के बालक पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं। वातावरण, जब बालक जिस वातावरण में जन्म लेता है उसके ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं। इसलिए ये आपका तीनों आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बालकों को व्यक्तिगत विकास के लिए
यानी बालक का जो व्यक्तिगत विकास है, यानी प्रत्येक बालक का अपना अपना जो विकास है, उसके लिए उस टाइप का आपको ये 4 ऑप्शन में से आपको आंसर लगाना है, वो जो व्यक्तिगत है। तो ऑप्शन ए है, कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सभी बच्चों के लिए विकास की दर भिन्न होती है। ये तो सही है, पूरी तरह से पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ये गलत है, क्योंकि विकास का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं ऑप्शन सी है कि पूरी तरह से पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। पूरी तरह से हम लोग नहीं लगा सकते, कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा इस टाइप का होगा, पूरी तरह से फाइनल नहीं लगा सकते। ऑप्शन नंबर सी गलत है। अनुवांशिकता या पर्यावरण किसी का प्रभाव नहीं पड़ता बालक पर, तो अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव बालक पर बहुत पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। आपको बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से विकास का कौन सा सिद्धांत है जो नहीं है। विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत का मतलब है जो वैसा सिद्धांत जो लगातार चलता है। ऑप्शन बी है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ये भी सही है, ये सही है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है कि एकीकरण का सिद्धांत, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि प्रतिवर्ती होने का सिद्धांत। तब प्रतिवर्ती होने का सिद्धांत मतलब कोई वृद्धि हो गया, कोई बच्चा 5 साल का है, 5 वर्ष का है और वो फिर 2 वर्ष का हो गया, क्या ये ऐसा संभव है क्या? तो नहीं, इसी को हम लोग प्रतिवर्ती होने का सिद्धांत कहते हैं। तो ये विकास में ये संभव नहीं है, ये होता नहीं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बाकी ये सब हमारा सही है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। ये अवस्था कौन सी अवस्था है? कह रहा है कि बालक की जो सोचने की क्षमता है वो पहले मूर्त के अनुभव से होकर तब अमूर्त की ओर होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 से 12 वर्ष तक के बालक में ये होता है। इस अवस्था को हम लोग संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। इस अवस्था को हम लोग जो 7 से 12 वर्ष की अवस्था है, इसे हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी है कि 12 वर्ष से वयस्क तक। तो 12 वर्ष से वयस्क तक की अवस्था को औपचारिक अवस्था कहते हैं। औपचारिक, कौन सी? औपचारिक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में, औपचारिक अवस्था में बच्चा आमूर्त से सीखता है। आमूर्त मतलब चिंतन मंथन करके सीखता है। ऑप्शन नंबर सी है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 2 से 7 वर्ष की अवस्था को संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें तार्किक सोच बच्चे में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी है जन्म से 2 वर्ष तक।
तो इसे संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मत्स्यिकाधोमुखी मतलब सेफेलोपोडल नियम के अनुसार अत्यधिक विकास पहले किस भाग में होता है? सेफेलो का मतलब होता है, इसकी अगर मतलब की बात करें तो सेफेलो का मतलब होता है सिर, उसके बाद पोडल का मतलब होता है, सेफेलो का मॉडल मतलब होता है सिर, और कोडल का मतलब होता है पुच्छ। सिर से लेके पुच्छ या पैर, पुच्छ या पैर होता है। तो इसमें कहने का मतलब है बच्चे का विकास सिर से शुरू होता है, सिर से शुरू होता है और पैर की ओर होता है, सिर से शुरू होकर पैर की ओर होता है। तो इसमें कह रहा है कि सबसे पहले किसका विकास होता है, तो सिर का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध किससे है? अगर हम लोग बात करें, एक मिनट, अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? जब कोई बच्चा या जीव समय के साथ प्राकृतिक रूप से पूरी तरह से विकसित होता है या बड़ा हो जाता है, इसी को हम लोग परिपक्वता कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है कि अधिगम, ऑप्शन बी है विकास, ऑप्शन सी है सृजनात्मकता, ऑप्शन डी है रुचि। अधिगम का मतलब होता है सीखना, मतलब आप किस किस चीज को किस रूप से सीख रहे हैं, इसका ये होता है सीखना। ऑप्शन नंबर बी है विकास, विकास का मतलब होता है वृद्धि होना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि विकास। सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, मतलब कोई नया चीज, नया काम को करना या उसके बारे में सोचना। रुचि होता है किसी भी काम को करने का अपना पसंद होता है, या अपने पसंद से कोई भी आप काम करते हैं तो उसी को हम लोग रुचि बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शारीरिक गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक आपको निकालना। शारीरिक गत्यात्मक विकास यानी फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? तो ऑप्शन ए संतुलित भोजन करना। मुझे आंतरिक कारक मतलब बाहर का कारक मुझे नहीं बताना है, जो अंदर का कारक है जो शारीरिक गत्यात्मक विकास को प्रभावित करता है, इसलिए वैसा ऑप्शन आपको इसमें चूज करना है कि इसका राइट आंसर हो इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि संतुलित भोजन करना। तो संतुलित भोजन हम लोग कहाँ से करते हैं? बाहरी वातावरण से। बाहरी वातावरण से हम लोग संतुलित भोजन करते हैं, इसे शरीर के अंदर खाते हैं, डालते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि शुद्ध हवा और पानी, तो ये भी क्या है? बाहरी कारक है। शुद्ध हवा और पानी क्या है? बाहरी कारक है। ऑप्शन डी है कि चोट या बीमारी, चोट लगना बाहरी कारक है, बीमारी भी बाहरी कारक के कारण होता है। ऑप्शन बी है आनुवांशिक संरचना और अंतस्रावी ग्रंथि, तो इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक संरचना और अंतस्रावी ग्रंथि। ये क्या है? ये आंतरिक कारक है जो शारीरिक गत्यात्मक विकास यानी फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक ये है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्ची पहले गेंद पकड़ना सीखने से पहले अपनी बाहें फैलाना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है?
कोई बच्ची है जो पहले गेंद को पकड़ना सीखती है, सीखने से पहले अपने हाथ को फैलाना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है शीर्षगामी सिद्धांत, ऑप्शन बी है समीप दूर दूराभिमुख सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रतिवर्ती सिद्धांत, ऑप्शन डी है साम्यवधारण का सिद्धांत। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा समीप दूरभिमुखी सिद्धांत, यानी यह केंद्र से बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। शीर्षगामी सिद्धांत होता है शीर्ष से लेके विकास कहाँ पैर की ओर होता है। प्रतिवर्ती सिद्धांत आपको मालूम है कि क्या है? यह कोई भी बच्चा 5 वर्ष से लेकर 2 वर्ष का हो सकता है क्या? तो नहीं, तो यही होता है प्रतिवर्ती सिद्धांत होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी साम्यवधारण सिद्धांत। साम्यवधारण सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। यह विकास खासकर मानसिक संतुलन के लिए है, मानसिक जो संतुलन बना हुआ रहता है उसके लिए है। मानसिक संतुलन का सिद्धांत के रूप में इसे जाना जाता है। जिनका शारीरिक और गत्यात्मक क्रियाओं से सीधा संबंध नहीं होता और शारीरिक और गत्यात्मक क्रियाओं से सीधा संबंधित नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की वर्तुलाकार वर्णाम रैखिक प्रगति का सिद्धांत क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ है विकास एक सीधी रेखा में होता है, तो ये गलत है। विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता है। विकास कभी तीव्र होती है तो कभी धीमी होती है, लेकिन लगातार होती है। विकास विभिन्न चरणों में आगे बढ़ते हुए पीछे लौटकर अपने अनुभवों को सुदृढ़ करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन सी कर रहा है विकास अचानक रुक जाता है, नहीं, और विकास अचानक रुकता नहीं है, ये लगातार चलता है। विकास की गति हमेशा स्थिर होती है, नहीं, ये हमेशा एक जैसा नहीं होता है। विकास कभी तीव्र होती है तो कभी धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बच्चे के भाषाई विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि कौन सी है? क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चा का जो भाषा का विकास होता है सबसे महत्वपूर्ण उसका जो एज है, जो अवस्था है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए है गर्भकालीन अवस्था, मतलब जो बच्चा गर्भ में है उस अवस्था में बच्चा अच्छे से भाषा का विकास होता है। तो राइट आंसर आपका ये गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, तो राइट आंसर आपका बी है कि प्रारंभिक जो बाल्य अवस्था है इसमें बच्चा बहुत अच्छे से और बहुत सक्रिय होकर किसी भी भाषा को सीखता है और समझने का प्रयास करता है। ऑप्शन बी सी है मध्य अवस्था। ऑप्शन बी है तो मध्य अवस्था, मध्य बाल्य अवस्था, एक मिनट, मध्य बाल अवस्था, गर्भकालीन अवस्था, जन्म से, सॉरी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? तो स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा है ये बताना है। स्थूल में गत्यात्मक कौशल में क्या होता है? जिसमें हम लोग दौड़ भाग करते हैं, कोई बड़ा काम, हार्ड काम, मेहनती काम करते हैं, इसको बताना है। तो एक पैर पर संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन बी है मटर के दाने को उंगलियों से उठाना। ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है पेंसिल पकड़ना। ऑप्शन डी है सुई में धागा पिरोना। तो एक पैर पर संतुलन बनाए रखना ये हार्ड काम है, इसलिए यह राइट आंसर आपका हो जाएगा। स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मटर के दानों को उंगली से उठाना ये गलत है, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं होगा। पेंसिल पकड़ना ये सब नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? ए दौड़ना और कूदना। सूक्ष्म पूछ रहा है, सूक्ष्म जिसमें हम लोग इसमें भारी काम नहीं करते हैं, आसान काम करते हैं, चित्र बनाना, लिखना, ये सब आसान काम है जिसमें कम मांसपेशियों का उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है कि दौड़ना और कूदना। ऑप्शन बी है मिट्टी के खिलौने बनाना या मोतियों को पिरोना। ऑप्शन सी है फुटबॉल को किक मारना। ऑप्शन सी है सीढ़ी चढ़ना। दौड़ना कूदना ये भारी काम है, इसमें मांसपेशियों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए ये क्या है आपका स्थूल स्थूल मोटर स्किल है। ऑप्शन सी है फुटबॉल को किक मारना। दौड़ना, किक मारना ये सब हार्ड काम है, तो ये भी स्थूल है। और सीढ़ी चढ़ना ये भी स्थूल ही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा मिट्टी के खिलौने बनाना या मोतियों को पिरोना। इसमें आपको मांसपेशियों का कम उपयोग होता है। ऑप्शन सी है कि विकास के सभी आयाम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एक दूसरे से क्या है ये आपको बताना है। विकास के सभी आयाम में आपको ये बताना है कि आखिर है क्या। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है कि यह पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। विकास के सभी आयाम जो शारीरिक है, मानसिक और सामाजिक, संवेगात्मक एक दूसरे से क्या है पूरी तरह से स्वतंत्र है? नहीं, यह एक दूसरे पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी है अंत संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो हाँ, ये एक दूसरे पर निर्भर करता है और एक दूसरे पर निर्भर करता है और एक दूसरे से संबंध भी रखता है। ऑप्शन सी है कि केवल शारीरिक विकास पर निर्भर करता है। नहीं, ये शारीरिक विकास पर केवल निर्भर नहीं करता, ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक एक दूसरे पर ये निर्भर करता है। विकास ऑप्शन डी कह रहा है कि सामाजिक विकास से प्रभावित नहीं होता है। विकास जो है सामाजिक, समाज से क्या हमारा प्रभावित नहीं होता है, विकास हमारा समाज से बहुत प्रभावित होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की दर डैश के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी विकास की दर जो है ना किसके संबंध में सही है ये आपको बताना है। यह सभी संस्कृतियों के बच्चे के लिए एक समान है? नहीं, संस्कृति के बच्चों के लिए कैसे एक समान हो जाएगा, क्योंकि बच्चा का संस्कृति देख के थोड़ा ही विकास होता है, सबका अलग अलग विकास होता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सब विकास अलग अलग होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। ऑप्शन बी है कि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसके कारण अलग अलग बच्चों में भिन्न हो सकता है। तो ये आपका राइट है कि व्यक्तिगत विभिन्नता, जो व्यक्ति है, जो बच्चा है अलग अलग प्रकार के, उसके कारण बच्चों में विभिन्न हो सकता है विकास की दर, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यह पूरी तरह से पूर्वानुमेय नहीं है। क्या पूरी तरह से आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि हाँ विकास ऐसे हो सकता है? तो ये आपका सी गलत है। डी है यह केवल पर्यावरणीय कारकों द्वारा तय होता है। नहीं, यह पर्यावरण और आनुवंशिकता पर भी निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिवृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है? अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है ये बताना है। तो इसमें क्या है, इसको हम लोग माप सकते हैं, ये मात्रात्मक होता है, इसको माप नहीं सकते, ये गुणात्मक होता है। तो वही आपको ऑप्शन इसमें चुनना है। अभिवृद्धि गुणात्मक होता है? नहीं, अभिवृद्धि क्या है, मात्रात्मक होता है। विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी है कि अभिवृद्धि मात्रात्मक होता है जबकि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है कि कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है न, मतलब विकास लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है?
तो ये जो कोई भी विकास नहीं, विकास जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये लगातार का मतलब क्या होता है, निरंतरता का सिद्धांत पे आधारित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर बाल्य अवस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। उत्तर बाल अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है साम्यावस्था, समूह का सक्रिय सदस्य बनना, अत्यधिक आत्म केंद्रित व्यवहार करना, आमूल चिंतन करना और केवल केंद्रीय जनित गामक क्रियाएं करना। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर राइट क्या होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।